हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 1 है हमारा, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। हमें ऐसे हमारी लोकेलिटी में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे। बहुत से फेस्टिवल्स हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं या हमारी लोकेलिटी में ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये नेवर एंडिंग है। ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ही दिए हैं। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हैं इनमें से जो सभी रिलीजियस के लोग, सभी रीजनल के लोग, सभी कम्युनिटीज के लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और रिपब्लिक डे ये ऐसे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जिन्हें हर कम्युनिटी के लोग, हर सेक्शन के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में रहते हुए इट्स रिच हेरिटेज, जो इसकी हेरिटेज है ऑफ डाइवर्सिटी, एड्स टू योर लाइफ। यानी देखिए, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री और यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं, रिलीजन की डाइवर्सिटीज़ हैं। यानी यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग यहाँ पे फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं, कस्टम्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ हैं। तो आपको क्या लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं ये हमारी लाइफ में क्या ऐड करती हैं? तो यस, वी थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एज टू वैल्यू आवर लाइफ। ये जितने भी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं और इससे हम लोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज है, क्या ये अप्रोप्रिएट है, क्या ये सही है? तो यस, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टर्म है। यानी कि ये जो फ्रेज है बिल्कुल सही है कि विभिन्नता में एकता यहाँ पे है, देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे भले ही डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, लेकिन फिर भी एक नेशन है, एक राष्ट्र है। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है वो यहाँ के लिए बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद आगे ये कह रहा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं, क्या आपको ये सही लगता है कि नेहरू जी ने जो अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक स्टेटमेंट लिखी, तो उस स्टेटमेंट के थ्रू वो इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बुक आपको नेम याद रखना है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने इस बुक में लिखा था, क्या लिखा था उन्होंने? इन हिज बुक द इंडियन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। ठीक है, तो जो इंडियन डाइवर्सिटी है, ये जो है किसी पर, मतलब ये इम्पोज नहीं की गई है, लोगों पर थोपी नहीं गई है। इट्स कम विद इट्स फोल्ड। ठीक है, ये अपने मतलब इट्स फोल्ड, यानी ये लोगों के अंदर से ही आती है, लोगों की जो फीलिंग है वो उनके अंदर से ही आती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये मतलब उस स्टेटमेंट के थ्रू वो यही कहना चाहते थे कि इंडियन डाइवर्सिटी जो है वो बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और ये टॉलरेंस पावर है, जो कि अब अगर आप हिस्ट्री भी खोल के देखें तो ये जो टॉलरेंस है, जितना इंडिया के लोगों में टॉलरेंस पावर है वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए उन्होंने यही कहा कि ये जो है लोगों के अंदर से आती है, इट्स डीपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन द लाइन in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre which according to you reflects India's essential unity। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपने भी पढ़ा होगा ये जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है। तो देखिए 1919 में जब हमारा इंडिया अभी फ्रीडम नहीं हुआ था, फ्रीडम नहीं मिली थी इंडिया को, उस समय अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक मतलब बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग वहाँ पे ब्रिटिशर्स का प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे उस दिन
अप्रैल को, वैसाखी का 13 अप्रैल को ये हुआ था मैसेकर। वो वैसाखी का फेस्टिवल भी था, तो बहुत से लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे अमृतसर में। तो जनरल डायर उस समय वहाँ का जो था, मतलब इंडिया में उसका वो था, वहाँ पे जनरल डायर उसका वहाँ पे शासन चलता था। तो उसने वहाँ पे बहुत सारे लोगों पर गोलियां चला दी थी। तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर था। तो वो कह रहे हैं कि उस समय जो पोम बनी जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर, जो बाद में जो पोएम लिखी गई, उसमें ऐसी कौन सी लाइन है जो इंडिया की यूनिटी को शो करती है, इंडिया की यूनिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे एक लाइन है कि ओ फ्रेंड, ये आप पोम में देख सकते हैं, ये देखिए ये लाइन है, ओ फ्रेंड द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे, कि ओ फ्रेंड द ब्लड ऑफ हिंदूज मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। यानी जब मैसेकर हुआ था तो जो गोलियां चली थी वो हिंदूज पर भी चली थी, मुस्लिम्स पर भी चली थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू लोगों पर चली, सिर्फ मुस्लिम लोगों पर चली, ठीक है, तो सभी लोगों पर चली। तो यानी कि यहाँ पे ऐसा ये नहीं कहा गया कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो इस तरह से ये लाइंस जो हैं वो इंडिया की यूनिटी के बारे में रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इंडिया की यूनिटी बताती है कि सभी लोग एक हैं, पूरा भारत एक है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। समझ में आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि अनदर रीजन चूज करिए। जैसे हमने चैप्टर के अंदर हमने केरल और लद्दाख का एग्जाम्पल लिया था, तो उसी तरह से हमने और स्टेट के एग्जाम्पल लेने हैं। तो और हमने ये देखना है कि वहाँ का जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर है वो किस तरह से डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो हम यहाँ पे बिहार और पंजाब का एग्जाम्पल लेंगे। बिहार और पंजाब में अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करते हैं तो देखिए, बिहार में जब ट्रेडर्स आए तो ब्रिटेन से आए थे। इसी तरह पंजाब में भी ट्रेडर्स आए थे। पंजाब में ट्रेडर्स बाहर से भी आए थे, ओवरसीज यानी बाहर से भी आए थे, समुद्री रास्ते से। और विद इन द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर से भी, यानी कि उस कंट्री में रहने वाले लोग भी, पंजाब में रहने वाले या पूरे इंडिया के अंदर रहने वाले जो ट्रेडर्स थे वो भी आए थे ट्रेड करने पंजाब में, और बाहर से भी आए थे, यानी ब्रिटेन से भी आए थे। इसी तरह से जो चाइना से भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए लोग आए थे, पंजाब में भी आए थे और बिहार में भी आए थे। अगर हम जियोग्राफिकल फैक्टर की बात करते हैं तो टोपोग्राफी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे रिवर गंगा और कोशी रिवर हैं बिहार में, और पंजाब में 5 रिवर हैं, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और बीस। ये 5 नदियां हैं जिनको मतलब एक जगह पे जाके ये मिलती हैं, जिसको पंजाब भी कहा जाता है। पहले पंजनाद बोलते थे, फिर धीरे धीरे वो पंजाब में चेंज हो गया नाम पंजाब का। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो बिहार का जो क्लाइमेट है वो हॉट और वेट क्लाइमेट है, और पंजाब का क्लाइमेट हॉट एंड कोल्ड है। जैसे कि हमने लद्दाख और केरला का एग्जांपल देखा था, तो लद्दाख में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ठंड रहती है, बर्फ़ रहती है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग जो हैं मोस्टली वुलन कपड़ों में रहते हैं, और केरला में नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, तो वो हर तरह से अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं। इसी तरह से वेजिटेशन की बात करें तो बिहार में जो राइस है, राइस, जूट, वीट, ये कल्टीवेट किया जाता है। पंजाब में वीट, राइस, शुगर केन, ये वाली क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। अगर हम दोनों में देखते हैं कि रिलीजन के बेस पे हम कंपैरिजन करें तो रिलीजन्स जो है यहाँ पे बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, क्रिश्चियंस, यानी सभी तरह के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। और पंजाब में सिर्फ हिंदू, सिख, मुस्लिम, इसी धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो ये सारे जो हैं हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो वहाँ की डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पे जो डाइवर्सिटीज हैं तो वो हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती हैं। आगे वो कह रहा है और दीज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। ये जितने भी हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स हमने अभी देखे, क्या वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और हैं तो हाउ, कैसे हैं। तो हाँ, ये सभी, यस, दीज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से सभी कनेक्टेड हैं। कैसे कि देखिए, बिहार में भी ट्रेडर्स आए थे, ठीक है, ट्रेड करने के पर्पज से चाइना से आए थे। पंजाब में भी आए थे, पंजाब में सीज के थ्रू आए थे, और बिहार में भी जब यहाँ पे शिप के थ्रू आए थे। तो ये सारे कुछ सिमिलैरिटीज हैं
जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी इसी तरह से, जैसे वहाँ भी रिवर है, यहाँ भी रिवर है, तो ये सारी मतलब फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली हियर द चैप्टर एंड्स। थैंक यू।